वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज अ एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ एटम। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब हमारा बोर्स मॉडल भी फेल हो गया एक दो जगह पर, और अभी हमने जब लास्ट लेक्चर में देखा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ बिहेवियर, ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर को नील बोर्ड ने कंसीडर नहीं करा था, इसलिए बोर्स मॉडल भी फेल हो गया था हमारा। तो क्या हुआ, फिर धीरे धीरे और डिस्कवरीज हुई। तो साइंटिस्ट ने बोला कि क्यों ना हम क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से कोशिश करें एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने की या इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर एक्सप्लेन करने की। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने फिर से कोशिश की। क्यों? क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स हमारे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के मोशन को तो एक्सप्लेन कर ही पा रही थी। क्लासिकल मैकेनिक्स अभी तक क्या कर रहा था कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की हेल्प से जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, मैक्रोस्कोपिक यानी कि जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, कार, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं बड़े, उनके मोशन को तो एक्सप्लेन कर ही पा रही थी। तो उन्होंने बोला सिमिलरली हो सकता है हम इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को भी एक्सप्लेन कर सकें। बट वहां पर भी क्या प्रॉब्लम आई कि क्लासिकल मैकेनिक्स ने भी इन दोनों चीजों को इग्नोर कर दिया, ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर को और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्लासिकल मैकेनिक्स ने भी इग्नोर कर दिया। तो क्या हुआ, फिर हमारे दो साइंटिस्ट आए, कौन कौन, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर। इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली क्या वो करा, डिस्कवरी करी नहीं, उन्होंने एक ब्रांच बताई साइंस की, क्वांटम मैकेनिक्स। उन्होंने बोला क्वांटम मैकेनिक्स साइंस की एक ऐसी फील्ड है, ऐसी ब्रांच है जो ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर को कंसीडर करती है, जो ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर को कंसीडर करती है। और उन्होंने बोला कि ये एक ऐसी ब्रांच है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के मोशन को तो ये एक्सप्लेन करेगी ही करेगी। अगर इस क्वांटम मैकेनिक्स को अगर हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर भी लगाएंगे तो भी हमारे आंसर सेम आएंगे। और जब क्रॉस चेक करके देखी गई उनकी बात, जब क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई करा गया मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर, तो भी आंसर्स सेम आए। तो उन दोनों की बात प्रूव हो गई। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हम अब क्या करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से एटम के मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे। तो श्रोडिंगर ने क्या करा, श्रोडिंगर ने अपनी एक वेव इक्वेशन दी। श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन बेसिकली किस पे फोकस कर रही थी, वेव नेचर ऑफ एटम पे, वेव नेचर ऑफ मैटर पे फोकस कर रही थी। श्रोडिंगर ने अपनी एक वेव इक्वेशन दी, क्या थी वो, h कैप इंटू फाई इज इक्वल टू ई इंटू फाई। अब उन्होंने बोला कि h कैप कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर है, e एनर्जी है और फाई उन्होंने एक टर्म दिया, फाई इज द वेव फंक्शन। इसकी बात अभी हम आगे करेंगे। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना ये हमारे बुक के स्कोप से भी बाहर है, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, हमें सिर्फ इक्वेशन जाननी थी। तो श्रोडिंगर ने क्या करा, श्रोडिंगर ने ऐसी ही एक मैथमेटिकल इस इक्वेशन को उन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व करा। उन्होंने बोला कि ये एक मैंने वेव इक्वेशन दी थी, अब हम क्या करेंगे, इसको हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व करेंगे। तो उन्होंने बोला कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हमें ई और फाई की वैल्यू पता लग जाएगी। ई तो था हमारा एनर्जी, तो उन्होंने बोला जैसे जैसे हम हर एटम के लिए, हर शेल के लिए सॉल्व करते चले जाएंगे, तो हमें वो सारे पॉसिबल एनर्जी लेवल्स मिल जाएंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट हो सकता है। क्या बोला उन्होंने, दिस इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन will give us all the possible energy levels in which the electron can occupy। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, हर एक एनर्जी लेवल की कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक यूनिक वेव फंक्शन मिल जाएगा, वेव एंड वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद ईच एनर्जी लेवल। तो उन्होंने बोला हर एनर्जी लेवल की कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक वेव फंक्शन भी मिल जाएगा। फिर उन्होंने क्या बोला कि जो हमारी एनर्जी स्टेट्स हैं, जैसे बोर ने बोला था कि हमारा ऑर्बिट्स जो है उनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, तो ऑर्बिट्स वाला कॉन्सेप्ट तो इतना ज्यादा माना नहीं गया था। क्यों? क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमें पता लगा था कि एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि ये इसी जगह पर होगा हमारा इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारे श्रोडिंगर थे, श्रोडिंगर ने कहा कि ये जो भी एनर्जी स्टेट्स और जो भी वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन में हमारी सारी इंफॉर्मेशन होगी इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की कहाँ पर मिलने की है। और उन्होंने तीन हमें प्रिंसिपल वो दिए, क्वांटम नंबर्स दिए। उन्होंने इन तीनों को क्या बोला,
क्वांटम नंबर्स, उन्होंने हमें 3 क्वांटम नंबर्स दिए जिसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते थे कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां पर है। क्या क्या दिया उन्होंने, n, l और ml। n था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर और ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन तीनों क्वांटम नंबर्स की बात अभी हम करेंगे आगे। उन्होंने उसमें क्या बोला कि जो मेरा वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन मेरा एक मैथमेटिकल वो है, एक मैथमेटिकल सिंबल है मेरा। फाई जो है एक मैथमेटिकल सिंबल है, इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। और ये फाई जो है ये किस पर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कि इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है, फाई उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और इस फाई की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जो मेरा वेव फंक्शन है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज से मेरा क्या मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज, कि 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए जो मेरा वेव फंक्शन है फाई, उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। और उन्होंने साथ साथ क्या बोला कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड करेंगे, एक एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे हमें। सेकेंड थिंग उन्होंने क्या बोली कि जो मेरा फाई का स्क्वायर है, फाई स्क्वायर मेरे को क्या देगा, प्रोबेबिलिटी देगा इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे बता सकते हैं, फाई स्क्वायर से। अब फाई स्क्वायर से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि फाई जो मेरा था वो क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल, और एटॉमिक ऑर्बिटल के ही अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, तो इसलिए उन्होंने बोला कि फाई स्क्वायर मेरा जो है वो मेरे को प्रोबेबिलिटी बताएगा इलेक्ट्रॉन के मिलने की उस जगह पर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो एक बार हम समराइज कर लेते हैं अपने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को कि मेन फीचर्स इसके क्या थे। तो फर्स्ट फीचर तो वही था सेम, कि जो हमारे एनर्जी स्टेट्स हैं या जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होगी। जो सबसे पहले क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमें सबसे पहले किसने बताया था, मैक्स प्लैंक ने। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का वही था कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। अब सेकंड पॉइंट क्या था कि सेकंड पॉइंट में ये बताया गया, मतलब ये बताया गया कि एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं, ये क्वांटाइजेशन हो कैसे रहा है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइजेशन वाज एक्सप्लेन्ड बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कैसे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने हमें क्या बताया कि हमें पॉसिबल एनर्जी लेवल्स मिल जाएंगे, यानी कि पॉसिबल एनर्जी लेवल्स हमें कब मिलेंगे, जब अलग अलग एनर्जी लेवल्स होंगे और वो एनर्जी लेवल हर कोई क्वांटाइज होगा, हर एनर्जी लेवल। फिर हमारा थर्ड मेन पॉइंट क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि एक डेफिनेट पॉइंट पर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी साइमल्टेनियसली प्रिसाइजली हम नहीं बता सकते किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर। तो इसलिए इस पॉइंट से हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्या कहा गया कि एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन कहां पर मिलेगा, हम प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी इस जगह पर है, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन इसी जगह पर मिलेगा। फोर्थ पॉइंट मेरा क्या आया, फोर्थ और जो मेरा फिफ्थ पॉइंट है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का, वो हमारा यहाँ से आता है। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि हमारा वेव फंक्शन, जो फाई वेव फंक्शन जो श्रोडिंगर ने डिफाइन करा था, वो क्या होता है, वो होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। फिफ्थ मेन पॉइंट क्या था, फिफ्थ इंपॉर्टेंट फीचर कि फाई स्क्वायर जो है मेरा, फाई स्क्वायर जो वैल्यू होगी, फाई स्क्वायर की वैल्यू में ये बताएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विद एट अ पॉइंट विद इन अ एटम, कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पर मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या बताएगा, फाई स्क्वायर बताएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अब ऑर्बिटल्स की और इन तीनों क्वांटम। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, क्वांटम नंबर्स और ऑर्बिटल के बारे में। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमारे 3 क्वांटम नंबर्स दिए थे, हमारे दोनों श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग ने जब इंडिपेंडेंटली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया, वो क्या थे, n, l और ml। उन्होंने 3 क्वांटम नंबर्स डिफाइन करे थे। तो अब हम समझते हैं कि, और हमें क्या बोला, और अभी हमने क्या डिस्कस करा था कि ये जो 3 क्वांटम नंबर्स हैं ये हमें पूरी इंफॉर्मेशन देंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, उसकी कितनी एनर्जी, कौन से शेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, सब कुछ बताएगा हमें। अब हम देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, n।
अब n की वैल्यू कुछ 1 से लेकर कुछ भी हो सकती है, कितनी भी। तो n बेसिकली हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बेसिकली क्या बताता है, साइज ऑफ द शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, साइज ऑफ द शेल। और ये हमें ये भी बताता है कि कौन सा शेल है। कि सपोज मेरा अगर मैंने बोला 1 n = 1 यानी कि n = 1 मतलब फर्स्ट शेल, n = 2 मतलब सेकंड शेल, ऐसे करके। और टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स कितने होते हैं एक शेल में, कि एक शेल में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, दैट इज गिवन बाय n²। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपने L की। L क्या है हमारा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या L को और क्या बोल देते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, या क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। तीन नाम है क्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। और एक बात और कर लेते हैं L का डिस्कशन करने से पहले, कि जितना छोटा मेरा शेल का साइज होगा, क्या बोला मैंने, जितना छोटा मेरा शेल, यानी कि शेल भी नहीं एक्चुअली, अगर हम एप्रोप्रिएटली देखें तो जितना छोटा मेरा ऑर्बिटल होगा उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की। देखिए एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, एक मेरे पास ये बड़ी बॉल है और एक मेरे पास छोटी बॉल है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ढूंढ आप किसमें जल्दी ढूंढ पाएंगे, या सपोज एक पर्सन है तो बड़े ग्राउंड में जल्दी ढूंढ पाएंगे, छोटे ग्राउंड में, छोटे ग्राउंड में, तो छोटे ग्राउंड में मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी एक पर्सन की। तो वैसे क्या बोला गया कि जितना छोटा ऑर्बिटल होगा, जितना कम साइज ऑर्बिटल का होगा, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की। और दूसरी चीज क्या बोली गई कि जितना मेरा n, जैसे जैसे मेरी n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि मेरा शेल नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे मेरे से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। कि सपोज अगर ये मेरा न्यूक्लियस है, ये इसकी शेल्स है, तो अगर जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा। तो अब हम बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की L। अब L की वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए हमने एक क्वांटम नंबर डिफाइन कर दिया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम बता सकते हैं कि बाकी क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू है वो सही है या नहीं। कैसे, L की वैल्यू क्या होती है, L की वैल्यू लाई करेगी 0 से n-1 के बीच में। L कैन बी L = 0 से लेकर n-1 तक। और L हमें क्या बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर में क्या बताता है, 3 डायमेंशनल शेप बताता है हमें कि कैसी होगी किसी ऑर्बिटल की। अब ऑर्बिटल से अगर मैं ऑर्बिटल कहूं या सबशेल कहूं एक ही बात है, तो L हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सबशेल के बारे में, कि कौन से सबशेल में प्रेजेंट है मेरा इलेक्ट्रॉन। तो सपोज ये हमारी बुक में भी टेबल गिवन है कि L की वैल्यूज दी हुई है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा सबशेल का नेम दिया हुआ है कि कौन सा सबशेल होगा। कि अगर मेरी L की वैल्यू 0 यानी कि S सबशेल है, L की वैल्यू 1 है यानी कि P सबशेल, L की वैल्यू 2 D, L की वैल्यू 3 F सबशेल, L की वैल्यू 4 G, L की वैल्यू 5 H। ठीक है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर में हमें ये डिस्कशन करना था। सबशेल एक या एक से ज्यादा, कितने भी हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा सबशेल्स हो सकते हैं किसी एक शेल में। और कितने, और ये हम कैसे बता सकते हैं कि कितने सबशेल्स हैं। फॉर अ सबशेल पॉसिबल वॉल्यूम्स ऑफ तो एक शेल में कितने भी 1 से ज्यादा, मतलब 1 या 1 से ज्यादा कितने भी सबशेल्स हो सकते हैं एक शेल में। उसके बाद हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वांटम नंबर की, क्या है ml, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ml की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, ml लाइज बिटवीन -l to +l, -l से लेकर +l तक ml की वैल्यू हो सकती है। ml होता क्या है, ml होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यह ml को क्या देते हैं, ml किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमें, कि स्पेशियल ओरिएंटेशन कैसा है ऑर्बिटल का विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि सपोज मेरी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अभी हम आगे हर सबशेल की शेप जो है वो स्टडी भी करेंगे हर ऑर्बिटल की, बट फिर भी हम देख लेते हैं। ml मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहा है कि इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में
3D अरेंजमेंट कैसा है मेरा सबशेल का, कि ऐसा है या कैसा है। एमएल हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि हमारा जो सबशेल है उसका 3D अरेंजमेंट कैसा है, कोऑर्डिनेट जो हमारा ऑर्बिटल है उसका 3D अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कैसा है हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में, हमें ये बताता है। और एक सबशेल के लिए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एमएल क्या है, 2l+1, और एमएल की वैल्यू कहां से हो सकती है, -l to +l। अब हमारा बेसिकली श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग ने ये बताया नहीं था, बट एक क्वांटम नंबर और भी होता है, ये बाद में डिस्कवर हुआ था, क्या, एमएस होता है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब बाद में देखा गया तो क्या नोटिस करा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जस्ट अर्थ की तरह है, जो एटम है अगर हम उसको फॉर एग्जांपल अगर हम एटम को सोलर सिस्टम की तरह कंसीडर करें कि ये जो मेरा न्यूक्लियस है वो क्या है, सन, और इलेक्ट्रॉन क्या है, अर्थ या कोई भी प्लैनेट। तो इलेक्ट्रॉन में क्या देखा गया कि इलेक्ट्रॉन अपने खुद के एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करता है और सन के चारों तरफ यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमता है। तो इसको हम सोलर सिस्टम की हेल्प से समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अबाउट भी घूमता है और जो ऑर्बिट है उसमें भी घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अबाउट किस ओरिएंटेशन में घूम रहा है उसकी इंफॉर्मेशन हमें क्या देता है, एमएस। उसकी इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, एमएस, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। जो इलेक्ट्रॉन है उसकी दो ही स्पिन्स होती है, एक -12 एक +12, प्लस यानी कि अपवर्ड स्पिन और माइनस यानी कि डाउनवर्ड स्पिन, कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन कौन देता है, एमएस, यानी कि मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा, 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में, कौन कौन से क्वांटम नंबर क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहला है हमारा n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या बता रहा है, हमें साइज बता रहा है और शेल आइडेंटिफाई करता है कि कौन से शेल में है, और किसका साइज बता रहा है, हमारे ऑर्बिटल का। एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका साइज बता रहा है, ऑर्बिटल का साइज बता रहा है। और एक हद तक हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमें ऑर्बिटल का साइज पता लग गया तो एक एक्सटेंट तक, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते बट एक एक्सटेंट तक ये हमें एनर्जी भी बता देता है, n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर हमारा कौन सा, सेकंड क्वांटम नंबर क्या है, l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब हमारे l क्या बता रहे हैं हमें, l आइडेंटिफाई करता है सबशेल, कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबशेल में है, l बताता है। और एक और फॉर्मूला है, एक सबशेल में कितने टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स हो सकते हैं मेरे, वो कैसे पता लगता है, 2l+1 से। क्या फॉर्मूला उसका, 2l+1। फिर मेरा ml है, थर्ड क्वांटम नंबर ml, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ml क्या बता रहा है हमें, ओरिएंटेशन बताता है। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ये जो मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में 3D अरेंजमेंट कैसा है ऑर्बिटल का, तो वो किससे पता लगता है, ml से, ठीक है। और एक गिवन l के लिए कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, फॉर अ गिवन सबशेल, या अगर फॉर अ गिवन सबशेल बोला मैंने यानी कि l की एक वैल्यू पे कॉरेस्पॉन्डिंग ml की कितनी वैल्यू हो सकती है, 2l+1। फिर हमारे पास क्या है, ms, फोर्थ क्वांटम नंबर, ये मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में, कि सपोज ये मेरा इलेक्ट्रॉन है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये हमें कौन बताता है, ms, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं क्या, कि सपोज मैंने आपको कहा कि n की वैल्यू
1 है और L की वैल्यू कोरिस्पॉन्डिंग इसके 0 है। तो मेरे को ये बताना है कि ये कौन सा सबशेल है या कौन सा ऑर्बिटल है, मेरे को ये बताना है। तो L इज इक्वल टू 0 के कोरिस्पॉन्डिंग कौन सा सबशेल है? S। यानी कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, कौन से सबशेल में प्रेजेंट है? S सबशेल में। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, बुक में है कि सपोज फर्स्ट शेल में, और हम ये भी बता सकते हैं कि किस सबशेल में कितने नंबर ऑफ किस शेल में कितने नंबर ऑफ सबशेल्स हैं, ये भी हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं कि n इज इक्वल टू 1 के लिए L की A की वैल्यू हो सकती है 0, फिर n इज इक्वल टू 2 के लिए L की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है? देखिए हम क्या बता रहे हैं कि एक शेल में कितने नंबर ऑफ सबशेल्स हैं। अब सबशेल्स हमें क्या, सबशेल्स के बारे में हमें कौन इंफॉर्मेशन देता है? L। तो हमें ये देखना है कि एक कोरिस्पॉन्डिंग n के लिए L की कितनी वैल्यूज आ रही हैं। n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 के लिए L की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं? 0 और 1। यानी कि सेकंड शेल में कौन कौन से सबशेल है? S और P। L की कोरिस्पॉन्डिंग 0 और 1। फिर n इज इक्वल टू 3 के लिए L की कितनी वैल्यूज हो सकती है? 0, 1 और 2। यानी कि S, P और D सबशेल। ऐसे करके हम देख सकते हैं कि एक शेल में कितने नंबर ऑफ पॉसिबल सबशेल्स हैं। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.17 ऑन पेज नंबर 53। देखिए क्वेश्चन में गिवन है, पूछा है हमारे से व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स पूछे हैं फॉर n इज इक्वल टू 3। तो n इज इक्वल टू 3 के लिए L की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 0, 1 और 2। ठीक है, और यानी कि यहां पर एक 3s ऑर्बिटल है। देखिए यहां पर लिख लेते हैं हम कौन कौन से ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल को हम कैसे लिखेंगे? पहले ऐसे 3s, फिर 3p और 3d। क्यों? L इज इक्वल टू 0 यानी कि S, L इज इक्वल टू 1 यानी कि P और L इज इक्वल टू 2 यानी कि D सबशेल। और कौन सा शेल है? थर्ड शेल। थर्ड शेल का S सबशेल। तो 3s, 3p और 3d। और अभी हम आगे देखेंगे कि S में, ये हम अभी देख लेते हैं। उसके बाद हमें क्या लिखना है? हमें m की वैल्यूज लिखनी है। m की वैल्यूज कहां से कहां तक हो सकती है? -l से +l तक। यानी कि अगर हम m की वैल्यूज देखेंगे इसके लिए l इज इक्वल टू 0 के लिए, तो m की क्या वैल्यू होगी? 0। फिर m की वैल्यू को देखेंगे हम, m की क्या वैल्यू हो सकती है? 0, 1, पहले पॉजिटिव वैल्यूज लिख देते हैं 2, नेगेटिव वैल्यूज -1, -2। ठीक है, और अभी हम आगे भी डिस्कशन करेंगे इसके बारे में कि S सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1। P सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। और D में कितने होते हैं? 5। ठीक है, S में कितना होता है? 1। कैसे पता लगाया कि हम S के लिए, यानी कि हम L इज इक्वल टू 0 के लिए देखें कि M की कितनी वैल्यूज हैं। M की A की वैल्यू यानी कि एक ऑर्बिटल। फिर हम देखें कि L इज इक्वल टू 1 के लिए M की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं। L इज इक्वल टू 0 यानी कि S की बात कर रहे हैं, A की वैल्यू यानी कि एक ऑर्बिटल। अब L इज इक्वल टू 1 के लिए P की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? -1, 0 और +1। फिर L इज इक्वल टू 2 के लिए M की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? 5। देखिए कैसे? -2, -1, 0, +1, +2। तो जितनी पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज m की होंगी उतनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे उस सबशेल में। तो हमें तीनों क्वांटम नंबर्स चेक करने हैं। पहले हमें n देखना है, n की कॉरेस्पॉन्डिंग हमें देखना है l की वैल्यू, l की कॉरेस्पॉन्डिंग हमें फिर देखनी है m l की वैल्यू, फिर उससे हमें पता लग जाएगा। तो हम आपसे क्या पूछा था? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। n इज इक्वल टू 3 के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? थर्ड शेल में 3 सबशेल है, s, p और d। s सबशेल में एक ऑर्बिटल है, p में 3, d में 5। तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए? टोटल ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल s का, 3 ऑर्बिटल p के और 5 ऑर्बिटल d के, यानी कि 9।
तो आंसर रहेगा 9 की टोटल 9 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। या अगर मैं डायरेक्टली देखूंगी नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स, डायरेक्टली हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, n स्क्वायर, n कितने के मैंने 3, तो 3 का स्क्वायर 9। बट फॉर्मूला यूज करना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि एक तो बोर्ड्स है और ये आपको अंडरस्टैंडिंग भी देता है कि कैसे कैसे हर चीज हमें पता लगेगी। ये अभी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम अभी आगे और क्वेश्चंस करेंगे। 2.28 देखते हैं। यूजिंग SPDF नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। हमें n = 2 और l = 1। l = 1 की कोरिस्पोंडिंग कौन सा सबशेल है? p, यानी कि सबशेल तो p हुआ। शेल किससे पता लगता है? n से, यानी कि शेल n = 2 दिया हुआ है, यानी कि 2p और 2 ऑर्बिटल कौन सा हो गया? 2p। फिर सेकंड केस में क्या दिया हुआ है? n = 4, l = 0। l = 0 के कोरिस्पोंडिंग सबशेल s और शेल कौन सा है? 4th, यानी